आज भारतीय बाजारों को देखे जरा, क्या रौनक है। हाँ बिल्कुल। नए नए मोबाइल फोन, टीवी, गाड़ियां, कैमरे, मतलब दुनिया भर की चीजें यहीं मिल जाती हैं। सही बात है। पर सोचिए, क्या हमेशा से ऐसा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम 2 दशक मतलब 20 साल पीछे जाएं तो नज़ारा काफी अलग था। हाँ, मुझे याद है। सड़कों पर ज्यादातर वो एम्बेसडर और फिएट कारें ही दिखती थीं। सही। इतने सारे ब्रांड्स, इतने विकल्प कहाँ थे? बिल्कुल नहीं थे। तो ये जो इतना बड़ा बदलाव हम देख रहे हैं, ये आया कैसे? कौन सी ताकतें हैं इसके पीछे? और सबसे अहम सवाल, इसका हम सब पर, आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है? यही समझने के लिए आज हम अपने स्रोतों के आधार पर, जो कि एक टेक्स्ट बुक का हिस्सा हैं, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक गहन चर्चा करेंगे। कोशिश करेंगे समझने की कि ये पूरी प्रक्रिया कैसे काम करती है। हाँ, और हमारा फोकस इस पर रहेगा कि कैसे ये मल्टीनेशनल कंपनियां, मतलब MNCs, विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश दुनिया के देशों को और खासकर भारत को एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं विश्लेषण, देखते हैं हमारे स्रोत क्या कहते हैं। तो कहानी शुरू होती है इन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस यानी MNCs से। अच्छा। ये वो कंपनियां हैं जिनका कारोबार मतलब प्रोडक्शन या कंट्रोल एक से ज्यादा देशों में फैला होता है। और ये कंपनियां अपना देश छोड़ के दूसरे देशों में क्यों जाती हैं? मतलब क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण तो है सस्ता श्रम और दूसरे संसाधन, जहां ये मिलेंगे। ताकि लागत कम हो। हाँ, ताकि उत्पादन लागत कम हो और जाहिर है मुनाफा बढ़े। आप सोचिए, स्रोत में एक उदाहरण है एक बड़ी MNC का जो औद्योगिक उपकरण बनाती है। अच्छा। वो डिजाइन शायद अमेरिका में करवाती है, पुर्जे चीन में बनवाती है। ओके। फिर उन्हें मेक्सिको या पूर्वी यूरोप में असेंबल करवाती है। अच्छा। और कस्टमर सर्विस वो भारत में बैठे कॉल सेंटर से चलवा सकती है। गजब, मतलब एक ही प्रोडक्ट दुनिया भर में घूम के तैयार हो रहा है। बिल्कुल। और स्रोत बताते हैं कि इससे कंपनी को, आप अंदाजा लगाइए, 50-60% तक लागत बचाने में मदद मिल सकती है। 50 से 60%? ये तो बहुत बड़ा आकर्षण है। निश्चित रूप से बहुत बड़ा। अब सवाल यह है कि ये MNCs मेजबान देशों में घुसती कैसे हैं? हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। इसके कुछ तरीके हैं। एक तो है कि वो वहां की लोकल कंपनियों के साथ पार्टनरशिप कर लेती हैं, जॉइंट वेंचर जिसे कहते हैं। अच्छा, मिल के काम करना। हाँ, MNC पैसा और नई टेक्नोलॉजी लाती है और लोकल कंपनी अपना नेटवर्क, अपनी समझ देती है। ठीक है। और दूसरा तरीका? दूसरा तरीका जो शायद ज्यादा प्रभावी है, वो है सीधे लोकल कंपनियों को खरीद लेना। खरीद लेना पूरा? हाँ, स्रोत में अमेरिकी MNC कारगिल फूड्स का उदाहरण दिया है। उन्होंने भारत की पारक फूड्स को खरीद लिया। पारक फूड्स, हाँ सुना है नाम, एडिबल ऑयल में थे शायद। बिल्कुल। उनका भारत में बड़ा नाम था, अच्छा खासा मार्केटिंग नेटवर्क था, तेल रिफाइनरियां थीं। कारगिल ने उन्हें खरीदा और बस रातों रात भारत में खाद्य तेल की सबसे बड़ी उत्पादक बन गई। अरे बाप रे। उनकी क्षमता देखिए, रोजाना 50 लाख पाउच बनाने की। 50 लाख? हाँ, इससे अंदाजा लगता है इन MNCs की आर्थिक ताकत का। कई विकासशील देशों के कुल बजट से भी ज्यादा होता है इनका पैसा। ये तो वाकई सोचने वाली बात है, कितना गहरा असर हो सकता है। अच्छा, एक और तरीका भी होता है ना, जहाँ ये खुद फैक्ट्री नहीं लगाती? हाँ, वो भी बहुत कॉमन है, खासकर कपड़े, जूते, खेल के सामान जैसे इंडस्ट्रीज में। अच्छा, कैसे? इसमें बड़ी MNCs क्या करती हैं, वो दुनिया भर के छोटे छोटे उत्पादकों को ऑर्डर देती हैं। ओके। माल तैयार हो जाता है, फिर MNCs उसे खरीदकर अपने ब्रांड नाम से बेचती हैं। और इसमें मजे की बात यह है कि कीमत से लेके क्वालिटी, डिलीवरी, यहाँ तक कि मजदूरों के काम करने की शर्तों तक पर MNCs का पूरा कंट्रोल रहता है। सब कुछ वो तय करते हैं। काफी हद तक। स्रोत में लुधियाना की उन महिलाओं का जिक्र है जो घरों में बैठकर MNCs के लिए फुटबॉल सिलती हैं। अच्छा। हाँ, तो असल में ये MNCs पूरी दुनिया में फैले हुए प्रोडक्शन के अलग अलग हिस्सों को एक तरह से जोड़ रही हैं। बिल्कुल, एक धागे में पिरो रही हैं। जैसे फोर्ड मोटर्स का मामला देखिए। हाँ, फोर्ड अमेरिकी कंपनी है, 1995 में भारत आई। महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ मिलकर चेन्नई के पास 1700 करोड़ रुपए का प्लांट लगाया। 1700 करोड़? उस समय तो ये बहुत बड़ी रकम थी। हाँ, बहुत बड़ी। और देखिए, 2017 तक वो भारत में 88,000 कारें बेच रही थी। और यहां से 1,81,000 कारें दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी कर रही थी। एक्सपोर्ट भी? हाँ। कहाँ कहाँ? दक्षिण अफ्रीका, मेक्सिको, ब्राजील, अमेरिका, कई जगह। अच्छा। हाल में उन्होंने भारत में बिक्री के लिए कार बनाना बंद कर दिया है, पर एक्सपोर्ट अब भी जारी है। तो ये दिखाता है कि कैसे MNCs प्रोडक्शन को ग्लोबल लेवल पे फैलाकर देशों को जोड़ती हैं,
जहां उन्हें सस्ता प्रोडक्शन मिले। हाँ, बड़ा बाजार मिले, अच्छे सप्लायर्स मिले। एमएनसीज के अलावा देशों को जोड़ने का एक और जाना माना तरीका है विदेशी व्यापार। हाँ, ये तो बहुत पुराना तरीका है, इतिहास भरा पड़ा है। बिल्कुल, ईस्ट इंडिया कंपनी भी तो व्यापार करने ही आई थी ना। सही कहा। पहले व्यापार का मतलब होता था कच्चा माल बाहर भेजना और तैयार माल मंगाना, पर आज विदेशी व्यापार का रोल वो थोड़ा बदल गया है। कैसे? आज ये उत्पादकों को अपने देश की सीमाओं से बाहर निकलकर पूरी दुनिया के बाजार में मतलब compete करने का मौका देता है। और हम जैसे खरीदारों के लिए तो जैसे विकल्पों का खजाना खुल जाता है, जो चीजें घर में नहीं बनती वो भी मिल जाती हैं। हाँ, ये तो है। इसका एक बड़ा मजेदार उदाहरण स्रोत में दिया गया है, भारतीय बाजार में चीनी खिलौनों का आना। ओहो, चीनी खिलौने। हाँ, ये किस्सा तो बहुतों ने अनुभव किया होगा, बताइए जरा। हुआ यूं कि चीनी निर्माताओं ने देखा कि भारत में खिलौने काफी महंगे हैं, तो उन्होंने प्लास्टिक के सस्ते खिलौने भारत भेजने शुरू कर दिए। अच्छा। अब हुआ ये कि खरीदारों के पास भारतीय खिलौनों के साथ साथ सस्ते और नए डिजाइन वाले चीनी खिलौनों का ऑप्शन आ गया। और लोगों ने क्या चुना? जाहिर है, सस्ता और नया माल। नतीजा ये हुआ कि साल भर के अंदर ही दुकानों पर 70-80% भारतीय खिलौनों की जगह चीनी खिलौनों ने ले ली। 70 से 80%? बाप रे। हाँ, और बाजार में खिलौने पहले से सस्ते हो गए। इसका असर क्या हुआ? चीनी वालों का तो फायदा हुआ होगा। बिल्कुल, चीनी निर्माताओं का व्यापार तो चमक गया, लेकिन सोचिए भारतीय खिलौना बनाने वालों पर क्या बीती होगी। हाँ, उनका क्या हुआ? उनकी बिक्री घट गई, उन्हें भारी नुकसान हुआ, कई तो शायद बंद भी हो गए होंगे। तो ये सीधा सीधा दिखाता है कि विदेशी व्यापार कैसे दुनिया भर के बाजारों को एक कर देता है ना? एग्जैक्टली। सामान हजारों मील दूर से आता है, खरीदारों को ज्यादा चॉइस मिलती है, कीमतें भी लगभग एक जैसी होने लगती हैं। हाँ, और दूर बैठे प्रोड्यूसर भी आपस में कम्पीट करने लगते हैं। और ये भी याद रखना जरूरी है कि विदेशी व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं एमएनसीज के जरिए होता है। अच्छा, जैसे फोर्ड वाला उदाहरण। हाँ, जैसे फोर्ड का भारत से कारें और पुर्जे बाहर भेजना। तो ये दोनों चीजें, एमएनसीज और व्यापार मिलके ही वैश्वीकरण की गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ा रही हैं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, देशों के बीच बढ़ता हुआ कनेक्शन, चाहे वो सामान का हो, सेवाओं का, इन्वेस्टमेंट का या टेक्नोलॉजी का, इसी को हम वैश्वीकरण कहते हैं। हाँ, बिल्कुल, यही है वैश्वीकरण, देशों के बीच तीव्र एकीकरण या जुड़ाव। लेकिन ये सब इतनी तेजी से हो कैसे रहा है? मतलब कौन सी चीजें हैं जो इसे पॉसिबल बना रही हैं? स्रोत इसके पीछे मुख्य रूप से 2 बड़े कारण बताते हैं। क्या? पहला और शायद सबसे साफ दिखने वाला है टेक्नोलॉजी में जबरदस्त तरक्की। टेक्नोलॉजी जैसे कि परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी पिछले 50 सालों में बहुत सुधार हुआ है, खासकर समुद्री परिवहन में। वो जो कंटेनर आए हैं, हाँ, बड़े बड़े डिब्बे, उन्होंने तो क्रांति ला दी है। पोर्ट पर माल लादने उतारने का खर्च बहुत कम हो गया है और माल भेजना बहुत तेज हो गया है। और हवाई जहाज, हवाई यात्रा भी पहले से सस्ती हुई है, तो माल जल्दी पहुंच जाता है। और ट्रांसपोर्टेशन से भी ज्यादा शायद इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईटी। ओ हाँ, उसका तो कमाल ही है। टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, फिर कंप्यूटर, इंटरनेट, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ईमेल, वॉइस मेल, अब तो सब कुछ तुरंत हो जाता है। बिल्कुल, इसने तो दुनिया को सचमुच बहुत छोटा कर दिया है। स्रोत में एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। क्या? कि कैसे लंदन की एक मैगजीन दिल्ली में डिजाइन और प्रिंट होती है। लंदन की मैगजीन दिल्ली में कैसे? टेक्स्ट इंटरनेट से भेजा जाता है, डिजाइन के निर्देश फोन पर या ऑनलाइन मिल जाते हैं, डिजाइन कंप्यूटर पर होता है। अच्छा। फिर छपी हुई मैगजीन हवाई जहाज से लंदन भेज दी जाती है। और पेमेंट? वो भी इंटरनेट से, ई बैंकिंग के जरिए, तुरंत। कमाल है। यानी आईटी की वजह से अब सिर्फ सामान ही नहीं, सर्विसेज का प्रोडक्शन भी दुनिया भर में कहीं भी बैठकर किया जा सकता है। बिल्कुल, सेवाओं को देशों में फैलाना आईटी ने बहुत आसान कर दिया है। ये तो हुआ टेक्नोलॉजी का रोल। दूसरा बड़ा कारण क्या बताया स्रोत ने? टेक्नोलॉजी के बाद दूसरा बड़ा फैक्टर है सरकारों की नीतियां, खासकर विदेशी व्यापार और निवेश को लेकर उदारीकरण। उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, ये क्या होता है? आसान शब्दों में समझें तो सरकारें अक्सर बाहर से आने वाले सामान पर कुछ रोक लगाती हैं, टैक्स लगा देती हैं या कोटा तय कर देती हैं। हाँ, ताकि देश के उद्योगों को प्रोटेक्ट किया जा सके। एग्जैक्टली। इन टैक्स या कोटा को व्यापार अवरोधक यानी ट्रेड बैरियर कहते हैं। जैसे अगर सरकार चीनी खिलौनों पर भारी टैक्स लगा दे तो वो महंगे हो जाएंगे और लोग शायद भारतीय खिलौने ही खरीदे। बिल्कुल,
तो ये व्यापार को कंट्रोल करने का तरीका है। आजादी के बाद भारत ने भी ऐसा ही किया था। क्यों? क्योंकि 1950-60 के दशक में हमारे उद्योग नए नए बन रहे थे। उन्हें विदेशी कंपटीशन से बचाने के लिए आयात पर काफी रोक लगाई गई थी। अच्छा। सिर्फ बहुत जरूरी चीजें ही बाहर से मंगाई जाती थी, जैसे मशीनरी, खाद, पेट्रोलियम वगैरह। और ये सिर्फ भारत ने नहीं किया था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ज्यादातर विकसित देशों ने भी अपने शुरुआती दौर में अपने घरेलू उत्पादकों को इसी तरह संरक्षण दिया था। लेकिन फिर 1991 के आसपास भारत में सोच बदली। क्या हुआ? सरकार को लगा कि अब भारतीय कंपनियों को दुनिया से मुकाबला करने के लिए तैयार होना चाहिए। इससे उनकी क्वालिटी सुधरेगी। अच्छा। और कुछ बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी इस बदलाव का समर्थन किया। तो फिर क्या किया सरकार ने? सारे बैरियर हटा दिए? काफी हद तक हटा दिए। विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर लगी कई बाधाएं खत्म कर दी गईं। अब सामान ज्यादा आसानी से आ जा सकता था। विदेशी कंपनियां यहां आकर आसानी से काम कर सकती थीं। अच्छा। तो सरकार द्वारा इन बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाने की जो प्रक्रिया है, उसी को उदारीकरण कहते हैं। यानी बिजनेस को ज्यादा आजादी देना। हाँ, कि वो क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें या कहाँ इन्वेस्ट करें, इसके फैसले वो खुद ले सकें। तो टेक्नोलॉजी और उदारीकरण, ये दो मुख्य इंजन हुए वैश्वीकरण के। क्या कोई और खिलाड़ी भी है इस मैदान में? हाँ, एक और अहम खिलाड़ी है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, खासकर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO। WTO ये कब बना? ये विकसित देशों की पहल पर शुरू हुआ था। इसका काम क्या है? इसका घोषित उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को ज्यादा खुला और आसान बनाया जाए, लिबरलाइज किया जाए। ये नियम बनाता है और देखता है कि सदस्य देश, जो करीब 160 हैं, उन नियमों को माने। सुनने में तो अच्छा लगता है। क्या ये वाकई व्यापार को सबके लिए निष्पक्ष बनाता है? यहीं पर थोड़ा विवाद है। स्रोत बताते हैं कि आलोचक मानते हैं कि WTO के नियम अक्सर विकसित देशों के फेवर में ज्यादा झुके होते हैं। मतलब वो विकासशील देशों पर तो अपने बाजार खोलने का दबाव डालते हैं, लेकिन खुद कई बार चालाकी से अपने उद्योगों को बचाने के रास्ते निकाल लेते हैं, ट्रेड बैरियर बनाए रखते हैं। अच्छा, कोई उदाहरण है इसका? कृषि क्षेत्र को देखिए, एग्रीकल्चर। अमेरिका अपने किसानों को भारी सब्सिडी देता है। हाँ, सुना है। जबकि अमेरिका की इकोनॉमी में खेती का हिस्सा बहुत छोटा है, शायद 1% GDP, और आधे % लोग काम करते हैं, फिर भी भारी सब्सिडी। इस सब्सिडी की वजह से अमेरिकी किसान अपना माल दुनिया में बहुत सस्ते में बेच पाते हैं। इससे भारत जैसे विकासशील देशों के किसानों को बहुत नुकसान होता है। तब तो विकासशील देश सवाल उठाते होंगे। बिल्कुल उठाते हैं। वो पूछते हैं कि भाई ये कैसा फ्री एंड फेयर ट्रेड है? आप हमसे तो कहते हैं कि हम अपने किसानों की मदद ना करें, उन पर लगी रोकें हटाएं, पर आप खुद अरबों डॉलर की सब्सिडी दे रहे हैं। ये तो जायज सवाल है। हाँ, ये WTO में एक बड़ी बहस का मुद्दा है कि क्या विकसित देश वाकई निष्पक्ष खेल रहे हैं। ये तो वाकई गंभीर बात है। चलिए अब भारत पर लौटते हैं। ये जो वैश्वीकरण की पूरी प्रक्रिया चली, इसका भारत पर क्या असर हुआ? क्या सबके लिए अच्छा रहा या मिला जुला? जैसा अक्सर होता है, असर काफी मिला जुला रहा है। स्रोत साफ दिखाते हैं कि इसका फायदा सबको बराबर नहीं मिला है। तो फायदे में कौन रहे सबसे ज्यादा? सबसे बड़ा फायदा तो हुआ उपभोक्ताओं को, कंज्यूमर्स को, खासकर शहरों में रहने वाले मिडिल क्लास और अपर क्लास को। कैसे? उन्हें अब चीजों के ढेरों विकल्प मिलते, चॉइस बहुत बढ़ गई है, क्वालिटी बेहतर हुई है और कीमतें भी अक्सर कम हुई हैं। लाइफस्टाइल सुधरा है। ये तो ठीक है। और प्रोडक्शन और रोजगार के लेवल पर क्या हुआ? यहाँ तस्वीर थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ MNCs ने भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। किन सेक्टर्स में? सेलफोन, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फास्ट फूड, शहरों में बैंकिंग, इन सब में। इससे नई नौकरियां भी बनी। और जो लोकल कंपनियां इन MNCs को कच्चा माल या पुर्जे सप्लाई करती हैं, वो भी फली फूली। और बड़ी भारतीय कंपनियों का क्या हुआ? क्या वो कंपटीशन में टिक पाईं? कुछ बड़ी भारतीय कंपनियां तो इस चैलेंज से और मजबूत होकर उभरी। अच्छा। उन्होंने नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया, अपनी प्रोडक्शन क्वालिटी सुधारी, मैनेजमेंट बेहतर किया, और कुछ तो खुद मल्टीनेशनल बन गई। जैसे? टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रैनबैक्सी, एशियन पेंट्स, सुंदरम फास्टनर्स, ये सब आज दुनिया भर में कारोबार कर रही हैं। वाह, ये तो अच्छी बात है। और हाँ, सर्विस सेक्टर, खासकर IT सेक्टर को तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। हाँ, IT बूम। वैश्वीकरण ने इसके लिए एकदम नए दरवाजे खोले। हाँ? भारत से डेटा एंट्री, अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग जैसी सर्विसेज दुनिया भर को एक्सपोर्ट हो रही हैं। वो लंदन वाली मैगजीन का उदाहरण हमने देखा ही था। कॉल सेंटर्स खुले। ये तो हुई अच्छी बातें, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी तो होगा। चुनौतियां किन के लिए बढ़ी? सबसे ज्यादा मार पड़ी छोटे उत्पादकों पर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पर। अच्छा, क्यों?
क्योंकि बैटरी, कैपेसिटर, प्लास्टिक, खिलौने, टायर्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल ऑयल जैसे कई घरेलू उद्योगों को सस्ते इंपोर्टेड माल से बहुत कड़ा मुकाबला झेलना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि कई छोटी यूनिट्स बंद हो गईं और इससे बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हुए। ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, और याद रखिए, भारत में एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा रोजगार, करीब 11 करोड़ लोग इन्हीं छोटे उद्योगों में काम करते हैं। 11 करोड़, बाप रे। स्रोत में शायद रवि का उदाहरण इसी बात को दिखाता है। हाँ, रवि की कहानी बिल्कुल इसी दुखद हकीकत को बयां करती है। तमिलनाडु के होसूर में उसकी कैपेसिटर बनाने की छोटी सी फैक्ट्री थी, करीब 20 कर्मचारी थे। लेकिन 2001 में WTO समझौते के तहत जब कैपेसिटर के इंपोर्ट पर रोक हटी तो उसका धंधा चौपट होने लगा। कैसे? उसके जो मुख्य ग्राहक थे, टीवी बनाने वाली कंपनियां, वो या तो MNCs के लिए असेंबलिंग करने लगी या फिर सस्ता इंपोर्टेड कैपेसिटर खरीदने लगी। ओह! रवि का प्रोडक्शन आधा रह गया, कर्मचारी घटकर सिर्फ 7 रह गए, उसके कई दोस्तों की फैक्ट्रियां बंद हो गईं। ये तो बहुत चिंताजनक है। छोटे उत्पादकों के अलावा मजदूरों पर क्या असर पड़ा है, वर्कर्स पर? मजदूरों के लिए जॉब सिक्योरिटी घटी है, नौकरियों की असुरक्षा बढ़ी है। कंपनियां अब फ्लेक्सिबल हायरिंग पसंद करती हैं। फ्लेक्सिबल हायरिंग मतलब? पक्की नौकरी, परमानेंट जॉब के बजाय जरूरत के हिसाब से अस्थायी तौर पर शॉर्ट टर्म के लिए काम पर रखना। अच्छा, स्रोत में सुशीला की कहानी है शायद। हाँ, सुशीला की कहानी इसी बदलाव को दिखाती है। वो दिल्ली की एक गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री में काम करती थी। पहले उसकी परमानेंट नौकरी थी, हेल्थ इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, ओवरटाइम का पैसा सब मिलता था। ठीक है। लेकिन 1990 के दशक के अंत में फैक्ट्री बंद हो गई। 6 महीने बेरोजगार रहने के बाद उसे दूसरी जगह काम मिलो, 30 किलोमीटर दूर। ओह! कई साल बाद भी वो अस्थायी कर्मचारी ही है। कमाई पहले से आधी हो गई है। आधी? हाँ, और काम हफ्ते के 7 दिन, सुबह 7:30 से रात 10 बजे तक। अरे बाप रे, ये तो शोषण है। छुट्टी का मतलब कोई वेतन नहीं, और पहले वाले कोई लाभ, कोई बेनिफिट नहीं मिलते। पर ऐसा क्यों हो रहा है? कंपनियां ऐसा क्यों कर रही हैं? क्योंकि जो विदेशी खरीदार हैं, यानी बड़ी यूरोपियन और अमेरिकन MNCs, वो भारतीय एक्सपोर्टर्स पर सस्ता माल देने का बहुत दबाव डालती हैं। अच्छा। इस दबाव में एक्सपोर्टर अपनी कॉस्ट घटाने की कोशिश करते हैं, और अक्सर इसका बोझ किस पर पड़ता है? मजदूरों पर। मतलब लेबर कॉस्ट कटिंग। हाँ, कम वेतन देना, ज्यादा घंटे काम कराना, स्थायी की जगह अस्थायी मजदूर रखना, ताकि लागत कम हो। MNCs को तो भारी मुनाफा होता है, लेकिन मजदूरों को इस वैश्वीकरण से होने वाले फायदों का उचित हिस्सा नहीं मिल पाता। महिलाओं को अक्सर और भी कम मिलता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि संगठित क्षेत्र, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में भी काम करने के हालात अब असंगठित, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जैसे होते जा रहे हैं? कई मामलों में ये सच है। जो सुरक्षा और लाभ पहले मिलते थे, वो कम हो रहे हैं। सुशीला जैसे मजदूरों को पहले जो प्रोटेक्शन थी, वो अब नहीं है। और सरकारें भी इसमें क्या कर रही हैं? सरकारें विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए कई कदम उठाती हैं, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाना, SEZs। हाँ, SEZs। वहाँ क्या खास होता है? वहाँ वर्ल्ड क्लास सुविधाएं होती हैं, बिजली, पानी, सड़क, स्टोरेज, सब कुछ। और जो कंपनियां वहाँ यूनिट लगाती हैं, उन्हें शुरुआती 5 साल तक टैक्स नहीं देना पड़ता। अच्छा, टैक्स हॉलिडे। हाँ, और सबसे बड़ी बात, वहाँ श्रम कानूनों में लचीलापन लाया जाता है। लचीलापन मतलब सरकार कंपनियों को कई लेबर लॉज को अनदेखा करने की छूट दे देती है, जो मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। क्यों? ताकि कंपनियां आसानी से मजदूरों को काम पर रख सकें और जरूरत न होने पर निकाल सकें। रेगुलर बेसिस पे हायर करने के बजाय जब काम का प्रेशर हो, तब थोड़े समय के लिए फ्लेक्सिबली हायर कर लें। इससे उनकी लेबर कॉस्ट कम होती है। और विदेशी कंपनियां क्या चाहती हैं? विदेशी कंपनियां तो चाहती हैं कि श्रम कानूनों में और भी ज्यादा लचीलापन लाया जाए और ढील दी जाए। तो ये तस्वीर तो काफी पेचीदा है। मतलब फायदे हैं, पर काफी लोगों के लिए नुकसान भी है। ऐसे में एक न्याय संगत वैश्वीकरण या फेयर ग्लोबलाइजेशन की बात उठती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक ऐसा वैश्वीकरण जिसका फायदा सब तक पहुंचे, सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों या वर्गों तक सीमित ना रहे। एक ऐसा वैश्वीकरण जो सबके लिए अवसर पैदा करे, और जो भी लाभ हो उसका बंटवारा भी ज्यादा बराबरी से हो। क्योंकि अभी तक तो यही दिखाया है कि जिनके पास शिक्षा थी, स्किल था, पैसा था, उन्होंने ही नए अवसरों का ज्यादा फायदा उठाया है। बहुत से लोग पीछे छूट गए हैं।
तो इसे ज्यादा न्याय संगत, ज्यादा फेयर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? सरकार की क्या भूमिका हो सकती है इसमें? सरकार की भूमिका बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। उसे ऐसी पॉलिसी बनानी होगी जो देश के सभी लोगों के हितों का ध्यान रखें। मजदूर, छोटे उत्पादक, किसान, सबके, सिर्फ अमीर और शक्तिशाली वर्ग का नहीं। जैसे श्रम कानूनों को ठीक से लागू करना, मजदूरों को उनके अधिकार दिलाना, छोटे उत्पादकों को सपोर्ट देना ताकि वो अपना परफॉर्मेंस सुधार सकें, मुकाबले के लिए तैयार हो सकें। और ट्रेड बैरियर्स का क्या? जरूरत पड़ने पर व्यापार और निवेश अवरोधकों का समझदारी से इस्तेमाल करना। एकदम से सब कुछ खोल देना शायद सही ना हो। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर WTO वगैरह में सरकार को WTO जैसी संस्थाओं में विकासशील देशों के हक के लिए मजबूती से आवाज उठानी होगी। न्याय संगत नियमों के लिए निगोशिएट करना होगा। अकेले या मिलकर? विकसित देशों के दबदबे के खिलाफ लड़ने के लिए समान हितों वाले दूसरे विकासशील देशों के साथ मिलकर गठजोड़ बनाकर काम करना होगा। क्या इसमें आम लोगों का, जनता का भी कोई रोल है? बिल्कुल है, बहुत अहम रोल है। स्रोत बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में जन संगठनों द्वारा बड़े पैमाने पर जो अभियान चलाए गए हैं, जो आवाज उठाई गई है, हाँ, उसने WTO में व्यापार और निवेश से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों को प्रभावित किया है। अच्छा। हांगकांग में 2005 का जो WTO विरोध प्रदर्शन हुआ था, वो इसका एक बड़ा उदाहरण है। इससे पता चलता है कि निष्पक्ष वैश्वीकरण के संघर्ष में लोग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जब लोग जागरूक होकर आवाज उठाते हैं तो बदलाव आता है। तो आज की इस पूरी चर्चा से ये तो एकदम साफ है कि वैश्वीकरण एक बहुत बड़ी, बहुत जटिल प्रक्रिया है। इसने हमारे बाजारों को, हमारी अर्थव्यवस्था को और कहीं ना कहीं हम सब की जिंदगियों को बहुत गहराई से बदला है। हाँ बिल्कुल। MNCs, व्यापार, टेक्नोलॉजी, सरकारी नीतियां, इन सब ने मिलकर इस बदलाव को रफ्तार दी है। इसके फायदे भी हुए हैं, खास तौर पर उपभोक्ताओं को और कुछ बड़ी कंपनियों को। लेकिन छोटे उत्पादकों और मजदूरों के लिए कई नई चुनौतियां और मुश्किलें भी खड़ी हुई हैं। हाँ, और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो लगातार चल रही है और शायद इसके रूप भी बदलते रहेंगे। शेयर में एक सवाल पूछा गया है कि आज से 20 साल बाद दुनिया कैसी होगी वैश्वीकरण के कारण। ये सोचना वाकई दिलचस्प है। हाँ बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक विचार हम अपने श्रोताओं के लिए भी छोड़ जाते हैं। क्या इन सब जटिलताओं को देखते हुए जो फायदे हुए हैं, जो संघर्ष चल रहे हैं, इन सब को ध्यान में रखते हुए हम और आप, भारत के नागरिक और समुदाय के तौर पर, इस चलती हुई प्रक्रिया में अपनी भूमिका कैसे निभा सकते हैं? हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आने वाला कल सबके लिए समृद्ध भी हो और न्याय संगत भी हो? ये सोचने के लिए एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, एक बड़ा सवाल।